दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद शब्द का उदय जो होता है यह फ्रांस से होता है। देखते हैं अब क्या होता है। सन 1779 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हो जाती है, क्योंकि जो फ्रांस की जनता थी वो बहुत पीड़ित थी। जो लुईस नावा था वह उनको बहुत ही पीड़ित कर रहा था। होता क्या है, इसके क्रांति के फलस्वरूप होता है लुईस नावा का अंत होता है और जनता का शासन होता है। क्रांति के फलस्वरूप एक 3 रंग वाला फ्रांसीसी झंडा बनाया गया। उसके बाद स्टेट जनरल का जो नाम था उसे बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब क्रांति जो हुई तो इसके कुछ लक्ष्य भी होंगे, तो इसके क्या लक्ष्य थे उसको देखते हैं हम। फ्रांस की क्रांति के व्यापक लक्ष्य, तो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्ति करना, मध्य वर्गों द्वारा जैकोबिनो कला की स्थापना करना, आम जनता को स्वतंत्रता की प्राप्ति, यह फ्रांस की क्रांति के व्यापक लक्ष्य थे। अब फ्रांस की क्रांति जब हुई तो लुईस लहर का अंत हुआ। अब उसके बाद जनता को एक दूसरे शासक की आवश्यकता थी, तो नया शासक कौन बनता है देखते हैं। नेपोलियन का उदय। होता क्या है, जनता का शासन जो हो गया था, अब एक नए शासक की आवश्यकता थी, तो उसका फ़ायदा उठाकर नेपोलियन यहाँ आता है और उसका शासन होता है। आइए देखते हैं। नेपोलियन का जन्म सन 1769 ईस्वी में हुआ था, जो पहले क्रांतिकारी था तथा 1804 ईस्वी में अपनी बुद्धि से वह फ्रांस का शासक बना। वह अपनी बुद्धि और विचार से क्या हुआ, वहाँ का शासक बना। नेपोलियन कोड अथवा सिविल कोड लागू किया, जिसके अंदर नागरिक स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता का अधिकार आदि थे। उसने बेटा क्या किया, नेपोलियन कोड यानी कि सिविल कोड लागू किया, जिसमें जनता को स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार आदि शामिल थे। नेपोलियन ने अपनी बुद्धि विचार से इटली, ऑस्ट्रिया, रसिया और रूस जैसे कई देशों पर विजय प्राप्त किया। आगे नेपोलियन की हार। अब नेपोलियन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, पर उसकी हार कैसे हुई देखते हैं। सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई। इसके पश्चात विनया संधि हुई, जिसमें PARV शॉर्टकट है बेटा, अर्थात पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस व ब्रिटेन थे। जो संधि हुई उसमें यह 4 देश थे। अब विनया संधि का लक्ष्य क्या था, नेपोलियन द्वारा बनाई गई नियमों को शुरू करना था। जो नेपोलियन द्वारा नियम बनाए गए थे, मतलब जो उसने बंद कर दिया था जिस नियमों को, उसे शुरू करना था। नेपोलियन के हार द्वारा बुर्बो राजा लुई फिलिप को सत्ता सौंप दी गई। अब जब नेपोलियन को हार हुई और नेपोलियन की मृत्यु उसके बाद हो गई, तब सत्ता जो थी वो लुई फिलिप्स को सौंप दी गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फ्रांस में जुलाई 1830 का विद्रोह और इसका प्रभाव। जनता द्वारा लुई फिलिप से सत्ता छीन ली गई। 1830 में जो विद्रोह हुआ उसमें जो था ये लुई फिलिप, इससे जो जनता थी वह सत्ता को लुई फिलिप से छीन ली। उसके बाद मेटरनिक द्वारा टिप्पणी किया गया कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप से सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस की क्रांति में जुलाई 1830 की क्रांति को जोड़ा गया, यानी कि जो ये जुलाई 1830 की क्रांति था इसको नाम दिया गया कि जुलाई 1830 का विद्रोह। ठीक है। 1848 की क्रांति। 1848 में जनता अत्यधिक पीड़ित थी, जिसे भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। यही सब क्रांति के जो थे 1800 क्रांति के कारण थे। उसके बाद होता क्या है, क्रांति के बाद राजतंत्र का अंत होता है, लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसी से प्रभावित होकर ही यूनान को स्वतंत्रता के प्रति प्रोत्साहन मिलता है। फ्रांस की 1848 की क्रांति से ही जो यूनान था वह भी प्रभावित होता है और वहाँ भी स्वतंत्रता के लिए क्रांति छिड़ जाती है, तथा इटली व जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसी से प्रभावित होकर ही जर्मनी तथा इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आगे की क्लास को हम
दूसरे वीडियो को और देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।